वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले हैं बेटा हम स्टार्ट जीई में हिंदी में जिनका सब्जेक्ट लगा हुआ है अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत को। सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का है बीए प्रोग्राम के लिए। यूनिट 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं हम। सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1 कर रहे हैं स्टार्ट हम। 4 पार्ट है इसके, ठीक है। 4 टॉपिक्स में कवर है ये। जिसमें सबसे पहले क्या, भारत की भाषाई परिदृश्य के, भारत में कितनी भाषाएं हैं ये पढ़ेंगे सबसे पहले। कितनी भाषाएं हैं, कितने डायलेक्ट्स हैं, कितनी डाइवर्सिटी है वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे अनुवाद का महत्व, कि अब इतनी भाषाओं के विभिन्नता के बाद अनुवाद है क्या, उसका महत्व क्या है। अनुवाद का स्वरूप, उपकरण, कोश ग्रंथ और प्रक्रिया पूरा करने वाले हम। देख लीजिए 4 आपके यूनिट्स हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना यूनिट 1 जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके ये सब कवर नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आएगा। इसमें बेसिक पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसलिए ये 1 से 2 पार्ट में कवर हो जाएगी। और है क्या पूरा सिलेबस आपका ट्रांसलेशन के ऊपर। अनुवाद जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहा जाता है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप बेटा मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। प्लस इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके जितने सब्जेक्ट मैंने करा दिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, सेक में आपका योर लॉ योर राइट करा दिया, सारे लिंक्स यहाँ मिल जाएंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस प्रीवियस ईयर का जो आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले करेंगे भाषाई विभिन्नता, कि हमारा जो इतना बड़ा देश है इसमें भाषाई विभिन्नता क्यों है। हम अपने देश का भी देख के चलेंगे प्लस वर्ल्ड का भी करते हुए चलेंगे, कि जो इतनी भाषाओं की विभिन्नता होती है उसके कारण अनुवाद क्यों ज़रूरी हो जाता है, मतलब ये ट्रांसलेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, ये करेंगे। सबसे पहले भाषाई विभिन्नता देख लो बेटा। जो हमारे देश है भारत, उदाहरण हम भारत का लेके चल रहे हैं, भारत के हिसाब से समझते हुए चलेंगे। हमारा इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा हमारी जनसंख्या हमारी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी रह रही है। तो अलग अलग जो एरियाज है वहाँ पे सबकी भाषाएं अलग है, बदल जाती है ना। खाने का तरीका बदल जाता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है, बोलचाल की लैंग्वेज, एक्सेंट सब चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जो ये लैंग्वेज है इसकी जो इतनी डाइवर्सिटी है इसको पूरा पढ़ने वाले हम डीप में। देखो जब किसी देश या समाज में अलग अलग भाषा प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, तो उसे भाषाई विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भाषाई विविधता, ठीक है। भाषा में भाषाई विविधता का उदाहरण इस तरह से देखा जा सकता है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया है। जो हमारा संविधान है सिर्फ उसमें ही 22 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, ठीक है, उनको रखा गया है। राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया, हिंदी को, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है, ठीक है। और प्लस 22 लैंग्वेजेस इसमें। इसके अलावा हमारे देश में 1652 लैंग्वेजेस हैं, प्लस उनके डायलेक्ट्स तो 3000 प्लस हैं। डायलेक्ट क्या होता है बेटा, एक भाषा से निकली हुई दूसरी उपभाषा। जैसे हिंदी है, इससे कौन कौन सी भाषाएं निकली, जैसे हिंदी से निकली हुई है पंजाबी, गुजराती, मराठी, है ना, सिंधी भाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, राजस्थानी हो गई, ये सारी क्या है, हिंदी से निकली हुई उपभाषाएं, ठीक है। ये हिंदी के ही डायलेक्ट सारे, हिंदी फैमिली से निकली हुई हैं। इनके बारे में हम करेंगे। एक बार देखो इस पे समझाती हूँ खाली शीट में। सबसे पहली जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत। सबसे पुरानी अगर देखी जाएगी, सबसे प्राचीनतम क्या थी, संस्कृत, ठीक है। उससे क्या निकली, 2 भाषाएं। पहली वाली कौन सी निकली बेटा, पाली, ठीक है। राइटिंग में ध्यान मत देना बेटा राइटिंग का थोड़ा लोचा है, क्योंकि देखो बेटा इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। हमारा दिमाग जो फास्ट सोचता है और जो हमारी लिखने की स्पीड होती है वो कम होती है, इसलिए ये राइटिंग ख़राब होती है, ठीक है। दूसरी क्या है, प्राकृत। इससे कौन सी 2 लैंग्वेजेस निकली, सबसे पहले क्या आ रही है, संस्कृत, सबसे प्राचीनतम भाषा, उससे 2 भाषाएं निकल गई। अब इस 2 भाषाओं से और नीचे निकली अपभ्रंश, जिसका नाम क्या था, अपभ्रंश, ठीक है। अब इस अपभ्रंश से भी एक और भाषा निकल गई, ठीक है। अब इस भाषा का नाम क्या था, हिंदी, ठीक है। अब हिंदी से कितनी सारी भाषाएं निकली वो मैंने आपको दिखा दिया पीछे, कि हिंदी से निकली सिंधी भाषा, पंजाबी, हल्दा, गुजराती, मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, हरियाणवी, बिहारी, भोजपुरी लैंग्वेज जो है वो सारी। तो ये आपको ये समझना है कि इतनी सारी जो भाषाएं हैं इनके इतने सारे वेरिएंट होने के बाद, इतनी सारी उपभाषा होने के बाद अनुवाद जो ट्रांसलेशन है वो क्यों ज़रूरी हो जाता है, वो हम सारा भी आगे करेंगे। बस अभी बेसिक ये स्ट्रक्चर समझ लो कि जो भारत है बहुत बड़ा है, विश्व में भी बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है। पर ये कि जब अब एक साथ लोग काम करने आएंगे, वर्क प्लेस पर बैठेंगे,
तो एक बंदे की भाषा कुछ है, दूसरे की कुछ है, समझ ही नहीं आ पाएगा आपस में, है ना। हम कैसे काम कर पाएंगे, उसकी लैंग्वेज अलग है। तो इसलिए क्या ज़रूरत पड़ती है, फिर आती ज़रूरत ट्रांसलेशन की, कि जो एक बंदा आएगा बीच में अनुवाद करता है, जिसे ट्रांसलेटर कहा जाता है, वो बताएगा। और जो ट्रांसलेटर बंदा होगा, इसको ये वाली लैंग्वेज भी आएगी, इसको ये वाली लैंग्वेज भी आएगी, इसको दोनों भाषा आती है, फिर ये हमारी बात उनको ट्रांसलेट करके बताएगा। जिससे क्या होगा, हमारा वर्क प्लेस एकदम आसान हो जाएगा, हम काम कर पाएंगे, हम ट्रेड कर पाएंगे, बाजारों वगैरह में, व्यापार वगैरह, इन सब के लिए अनुवाद जो वो ज़रूरी हो जाता है। अब ये करेंगे सबसे पहले अनुवाद का महत्व, ठीक है। भाषाई विभिन्नता मैंने आपको समझा दी कि कितनी डाइवर्सिटी है, बिल्कुल बेसिक तो टॉपिक है, उसमें आप लिख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। यही बताना कि कितने सारे राज्य हैं, कितनी भाषाएं हैं, डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि इतनी सारी बहुत बड़ी जनसंख्या रह रही है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब लोग एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं, मतलब ये मान लो तुम हर 10 किलोमीटर बाद बोलते हैं ना, पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वही वाली बात है, अगर पानी चेंज हो रहा है, खाना चेंज हो रहा है, डायलेक्ट चेंज हो रहा है, बोलने का एक्सेंट चेंज हो रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये सारी बातें उसको लैंग्वेज डाइवर्सिटी में लिखनी है आपको। अब अगला इसका महत्व, अनुवाद जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन, इसका महत्व क्या है, इसमें क्या है। इस दृष्टि से भारत में शिक्षा क्षेत्र में भी बहुआयामी समाज है, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में बहुआयामी समाज है, बहुत बड़ा समाज है। अतः यह अनुवाद शिक्षा के विभिन्न प्रकार से भूमिका निभाता है। अब शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यह भाषाई शिक्षा की भांति यह भाषा शिक्षण और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान में तो अनुवाद की जरूरत पड़ती ही है। आदान प्रदान, ज्ञान विज्ञान, जो भी तुम्हारा चल रहा है टॉपिक, उसको ट्रांसलेट करके तुम मुझे समझा सको। जैसे मान लो तमिल वगैरह में कुछ चल रहा है, कोई भी विज्ञान से रिलेटेड बात है, तो हमें तो यहाँ जो हिंदी वाले बंदे बैठे हैं उनको क्या समझ आएगी, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। प्लस ये भाषा में, अब मान लो CBSE वालों की किताबें हैं, वो हिंदी में, जो बच्चा तमिलनाडु में बैठा हुआ उसको क्या समझ आएगा क्या लिखा है, तो उसको तो ट्रांसलेटर की जरूरत है ना। तो पूरा जो भी चैप्टर है पूरा ट्रांसलेट करके छपा हुआ हो, ताकि वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ सके, उन्हें हिंदी नहीं आती ना। इस प्रकार से अनुवाद की ये महत्व बता रही है क्यों ज़रूरी है। जैसे उदाहरण मान लो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग्स में, बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अलग अलग देश बैठे हुए हैं, तो एक देश वाले को दूसरे देश वाले की भाषा ही नहीं पता, वो क्या बात करेगा। इसलिए क्या होता है, बीच में एक बंदा ट्रांसलेटर बैठता है जो दोनों की लैंग्वेज आती है, जिसको फिर वो बताता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। साहित्य हो गई, रचनाएं हो गई, कोई बहुत बड़ी बड़ी वो हो गए विद्वानों की बातें जो दूसरी भाषा में है, उसको हम कैसे समझेंगे, ट्रांसलेटर के द्वारा वो ट्रांसलेट करके देगा, फिर हम उसको समझेंगे, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस ही आपका ट्रांसलेट वर्ड के ऊपर है, ठीक है। मैं तो अनुवाद की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा शिक्षा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन में भी अनुवाद की आशा ली जाती है। अब ये देखो, आगे करेंगे हम डीप में, अनुवाद की परिभाषाएं कर लेते हैं। पेपर में देखो बेटा, इनको एज इट इज लिखना होगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी का जो भी उसमें आप हल्का हल्का चेंज करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा जो होती है वो एज इट इज लिखनी होती है। तो इसको पढ़ेंगे। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथार्थवाद, ठीक है, प्रस्तुत करना अनुवाद है। मान लो कोई एक लैंग्वेज है, वन लैंग्वेज फर्स्ट है, उसमें जो लिखा हुआ ना उसको एज इट इज लैंग्वेज 2 में आपको ट्रांसलेट करना, उसे क्या कहा जा रहा है, अनुवाद, ठीक है। उसे प्रस्तुत करना एज इट इज अनुवाद कहलाता है। इस विषय अर्थ में ही अनुवाद शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा होती है, ठीक है बेटा। जो पहली लैंग्वेज है ना, आपने जो पहली भाषा उठाई जिसको तुम ट्रांसलेट करना चाह रहे हो दूसरी भाषा में, पहली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मूल भाषा, ठीक है, ठीक है। मूल भाषा या स्रोत भाषा से उठाई हुई वर्ड, पहला जो तुमने भाषा ली उसे क्या कहा जा रहा है, मूल भाषा। स्रोत भाषा, उससे जिस लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट करोगे, जो दूसरी तुम्हारी लैंग्वेज है, उसको क्या कहा जाएगा, प्रस्तुत भाषा। जिस भाषा में तुम उसे प्रस्तुत कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, जिसे कहा जाएगा लक्ष्य भाषा। जैसे उदाहरण मान लो संस्कृत का ले लो, संस्कृत सबको नहीं आती है। हमारी जो गीता वगैरह, जो हमारे वेद है, व्यास, सारे पूरे ग्रंथ जो हमारे, वो संस्कृत में है मोस्टली, सभी लोग संस्कृत में। संस्कृत लोगों को आती नहीं, तो हमें क्या जरूरत है कि जो संस्कृत हमारी स्रोत भाषा है, जो हमारी मूल भाषा संस्कृत है, उससे एक लक्ष्य भाषा जो कि हिंदी है, हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया जाए। जैसे गीता है, क्योंकि गीता सबको पढ़नी है, संस्कृत आती नहीं तो हिंदी में पढ़ेंगे लोग, तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाए, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, लक्ष्य भाषा, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता ही नहीं है लैंग्वेज में लिखा क्या है, तो इस ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी था कि हमें समझ आ सके कि है क्या। अनुवाद शब्द आज की भाषिक प्रक्रिया है, ठीक है। भाषा लोगों के लिए बहुत ही परिचित हो गया है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है, ठीक है बेटा। ये उसकी परिभाषा है, 2 से 3 परिभाषा आप याद कर लो लिख के, बस पेपर में वही लिखनी, ज़्यादा मत करना।
मैं सब 4-5 करा रही हूँ आपको, जो आपको आसान लगे वो कर लेना आप, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक भाषा में कही कही बात को दूसरी भाषा में करना अनुवाद है, ये इन्होंने इस सिंपल भाषा में बता दिया। व्यवस्थाओं तत्व व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है, ठीक है, संप्रेषण क्या, विचारों का आदान प्रदान, अनुवाद का दो प्रकृति। अब ये देखो यही बोल रहा है कि जो भाषा है उसका आदान प्रदान हो, सब जो तुम्हारे विचार उसका आदान प्रदान हो सके, भाषा उसमें ये बैरियर ना बने कि हमें सामने वाले की भाषा ही नहीं आती तो हम समझ नहीं पा रहे। अनुवाद के द्वारा, ट्रांसलेटर के द्वारा उसके विचार जो है हमें पता चल जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, इनके हिसाब से पढ़ लेते हैं, दो विद्वानों के हिसाब से। इनका नाम क्या है, नाइडा, ठीक है। अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है में निकटतम सहज संतुलित संतुलय संदेश का प्रस्तुत करना, ठीक है। उसको सही तरीके से उसको ट्रांसलेट करना, ये ना कि ट्रांसलेट करते करते मीनिंग ही बदल दिया तुमने, ऐसे नहीं, जो मीनिंग है उसका वही रखे। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर, कि उसका मीनिंग क्या है, जो बात इस भाषा में लिखी हुई है उसका मीनिंग समझो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर दूसरी भाषा में तुम उसे ट्रांसलेट कर दो। कैटफोर्ड के हिसाब से क्या है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन ही अनुवाद है, कि एक जो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, जो आपके पास पाठ्य सामग्री है, उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना ही अनुवाद है, प्रस्तुत करना, ठीक है। परिस्थापन, उसको बदल के उसको लैंग्वेज चेंज करके बता देना। पहला क्या होती है, मूल भाषा, मूल भाषा का अर्थ समझ के, उसको संदेश को समझ के, मूल भाषा की रचना जो उसको समझ के, उसकी जो मतलब वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझ के दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देना। अब ये देखेंगे हमें अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो भी मैं आपको बेसिक समझा रही थी उसको अब करेंगे डीप में हम, कि ट्रांसलेट ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। अब देखो दुनिया भर में नई जानकारी, ज्ञान और विचार को फैलाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। हमारी लैंग्वेज सबको नहीं आती, हम अपनी बात जो भी हमारा विचार है, जो भी हम करना चाह रहे हो, सबको बताना चाह रहे हैं, उसके लिए ट्रांसलेटर जरूरी है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच में प्रभावी संचलन, ठीक है, संचार व्यवस्था, पूरी एक संचलन हो हमारे और उनके बीच में, उसके लिए आवश्यक है, ठीक है, करना निहित आवश्यक है, ठीक है। अब इसको एक बार पूरा अच्छे से करते हैं। देखो बेटा क्या बोल रही है, विश्व में करोड़ों भाषाएं बोली जाती है, भारत की बात चल रही है, विश्व की बात चल रही है, विश्व जो हमारे इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, करोड़ों भाषाएं हैं। पूरे विश्व में एक ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ एक से अधिक भाषा ना बोली जाती हो, हर देश में ही सेम सीन है कि अलग अलग भाषा वाले लोग हैं। यह बात अलग है कि उस देश में कई भाषाएं प्रमुखता प्राप्त होती है, ठीक है। वर्तमान में हमें ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो कि बहुभाषीय वाला विश्व है, ठीक है। हम कहाँ रह रहे हैं, बहुभाषी था, बहुत अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं। विश्व के 1/4 से कम देशों में दो भाषियों को संविधान मान्यता मिली हुई है। 1/4 से कम ऐसे देश है जहाँ पर दो भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली हुई हो, ठीक है। हमारे देश में 22 लैंग्वेज को है मान्यता, लेकिन दो भाषाओं से अधिक वाले को बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर इस दृष्टि से विचार किया जाए तो विश्व में ऐसे कोई भी देश नहीं मिलेगा जहां अधिक भाषा बोली जाती हो। क्या बोल रहा है बेटा ये, कि बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन मान्यता प्राप्त एक ही भाषा को होती है। जैसे हमारा इंडिया देख लो, जो हिंदी है उसको पूरी एक राज्य भाषा के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, राज्य भाषा की उसको दर्जा मिला हुआ है। तो सेम यही बोल रहे हैं कि ब्रिटेन ले लो, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी देश में मान्यता प्राप्त एक ही भाषा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश मान लो, एक ही भाषा को एक वो ग्लोबल लैंग्वेज बना रखा है, सारे बड़े बड़े देशों ने मान्यता प्राप्त एक भाषा को दे रखी है, ठीक है। परंतु वहाँ मान्य प्राप्त भाषाओं को छोड़कर और प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों भी मिल जाएंगे। अब एक भाषा है, जैसे मान लो उन्होंने इंग्लिश ही रख रखी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोग जापानीज नहीं बोल रहे, जापानीज भी बोलेंगे वो, जर्मन वाले जर्मनी बोलेंगे, फ्रांस वाले अपनी फ्रांस वाली भाषा बोलेंगे, ठीक है बेटा। मान्यता प्राप्त होने से ये साबित नहीं होता कि बाकी भाषाएं नहीं बोली जा रही, भाषाओं की विविधता हर देश में है, ठीक है। ब्रिटेन में पंजाबी, उर्दू, गुजराती, जर्मन, पॉलिश, इटालियन, ग्रीक,
ग्रीक, स्पेनिश आदि भाषाएं भी बोली जाती है। अब कोई भी देश ले लो, ब्रिटेन क्या कोई भी देश उठा के देख लो, सभी लोगों, हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको, हर भाषा बोलने वाले लोग वहाँ मिल ही जाएंगे, ठीक है। एक एक भाषा देश के प्रमुख जापान में भी चीनी और कोरियाई भाषा बोली जाती है। हर उसका मतलब उदाहरण दे रहे कि अलग अलग विभिन्नता कितनी है। इसलिए क्या है, अब जब यहाँ तुम रहने जा रहे हो, तुम्हें उनकी भाषा नहीं आती, उन्हें तुम्हारी भाषा नहीं आती, तुम वहाँ रहोगे कैसे, काम कैसे करोगे, अपना घर परिवार कैसे चलाओगे, क्योंकि जॉब तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वहाँ तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता। तो ये कि ट्रांसलेटर इसलिए ज़रूरी होता है। और एक ग्लोबल लैंग्वेज मान लो इंग्लिश है, उसको तुम्हें आनी चाहिए, कि एक ऐसी भाषा जो सबको आती हो वो तुम्हें आती हो। ये बेसिक हो गया। अब नया टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, क्या है अनुवाद का स्वरूप। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसको ध्यान से करना, क्योंकि अभी अनुवाद समझ लिया आपने कि ट्रांसलेट क्या होता है, क्यों आवश्यकता है, क्या ये सब हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्या है, दो पार्ट है, ठीक है। एक है व्यापक और दूसरा है सीमित स्वरूप। ट्रांसलेशन का दो प्रकार है, एक ही। अब इसका तीन प्रकार है, इसके भी तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये तीनों अभी करेंगे, ठीक है। अंतर्भाषी अनुवाद, अंतर्भाषी में क्या है, इंटरलैंग्वेज ट्रांसलेशन। इसमें क्या है, एक ही भाषा के अंदर अनुवाद होगा। जैसे हिंदी के अंदर हिंदी में ही, मान लो हिंदी की कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही, तो उसको आसान हिंदी में ट्रांसलेट करना, रहेगी हिंदी लैंग्वेज का ग्रुप जो है, फैमिली जो लैंग्वेज की वो एक ही है, बस इसी के अंदर अंदर घूमती रहेगी वो, कि डिफिकल्ट को थोड़ा हल्का कर देंगे, या समझ नहीं आ रहा तो वर्ड चेंज कर देंगे उसको, इस प्रकार से। अब क्या है अंतर्भाषी अनुवाद। अब इसमें क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, जिसमें साइन वगैरह सिंबल्स की बात चलेगी, इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले करेंगे अंतः भाषीय अनुवाद। इसमें क्या है, मेक चेंज इन सेम लैंग्वेज, जो हमारा फर्स्ट वाला ना अंतर वाला, कि एक ही भाषा में, एक ही लैंग्वेज में। जैसे संस्कृति ले लो, तुम्हें संस्कृत का कोई वो सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, तो तुम उसको दूसरी तरीके से बोलोगे कि इस तरीके से समझ आ जाएगा, उसको ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। अनुवाद से तात्पर्य है कि एक भाषा के की प्रतीक व्यवस्था को व्यक्त पाठ को उसी भाषा में अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखना अथवा प्रस्तुत करना। एक ही भाषा की कोई वर्ड्स हैं, सेंटेंस है जो नहीं आ रहे समझ, उसको दूसरी तरीके से बोलना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई ये चाय का ग्लास वहाँ रख दो, सामने वाले बंदे को नहीं समझ आया, तो उसको दूसरी तरीके से बोलूँगी कि भाई इस वाले ग्लास को यहाँ से उठा के उस तरफ रख दे, उसको क्या पता इस वाले सेंटेंस से समझ आ जाए, है ना। चेंज कर दूंगी उस लाइन को, कि उसको इससे समझ नहीं आ रहा तो दूसरी तरीके से समझ आएगा, आसान भाषा में बोलूँगी। इसे अन्य भी कहा जा सकता है, ठीक है। स्पष्ट है कि यह दोनों प्रतीक व्यवस्थान एक ही भाषा से संबंधित हो, दोनों ही जो आप वो ट्रांसलेशन करोगे वो एक ही भाषा के होंगे। संस्कृत में लिखी गई टिकियाँ इसका उदाहरण है। संस्कृत की बहुत सारी ऐसे सेंटेंस है, बहुत सारी जो इनके लिखी हुई होती टीकाएं, वो इसका उदाहरण है, ठीक है बेटा। जहाँ जटिल संस्कृत में लिखे, जटिल माने का तो डिफिकल्ट, संस्कृत में लिखे काव्यों को सरल भाषा में बताया गया। अब ऐसे हिंदी में ले लो, सिर्फ संस्कृत तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, हिंदी में ले लो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई दुग्ध में शक्कर मिला के मुझे दे दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये क्या बोल गई। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई दूध में चीनी मिला के मुझे दे दो, अब तो तुम्हें समझ आएगा ना, क्योंकि जो पहले मैंने सेंटेंस बोला दुग्ध और शक्कर वाला, वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, सामने वाले को नहीं समझ आएंगे, थी वो भी हिंदी। और ये वाला सेंटेंस जो मैंने दूध में चीनी मिलाने बोला, ये भी हिंदी ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इंटर लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एक ही भाषा में चेंज ला रहे हो तुम, ट्रांसलेट कर रहे हो उसी भाषा में। अब ये क्या है, अंतर्भाषिक अनुवाद। क्या है, चेंज वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। जैसे मान लो हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत टू हिंदी, संस्कृत टू इंग्लिश, ऐसे एक भाषा से दूसरी भाषा में। बिल्कुल इसका उदाहरण ये तुम गीता वाला ले सकते हो, कि संस्कृत में लिखी हुई गीता सबको समझ नहीं आ रही तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में नहीं आ रही तो उसको संस्कृत से इंग्लिश उसमें करा, इंग्लिश में, है ना। बाइबल इंग्लिश में हमें समझ नहीं आएगी तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसका ये वाले उदाहरण चलेंगे। एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतर्भाषीय अनुवाद कहते हैं। एक भाषा को जब तुम अनुवाद करो दूसरी भाषा में, उसे क्या कहा जाएगा, अंतर्भाषिक अनुवाद, ठीक है। लिख लो बेटा, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि किसी का किसी में कुछ लिख के आ गए, लिखते हुए चलो इसको। इसी भाषाण भी कहा जाता है, इसको ये भी कहा जा सकता है, अगर मान लो पेपर में ऐसा आ जाए तब आपको ये वाला टॉपिक आपको बताना है कि भाषांतर,
स्पष्ट है कि अंतः भाषिक अनुवाद से अलग यह दो भाषाओं के अंतराल की क्रिया है। क्या है ये? दो भाषाओं के अंतराल की क्रिया की लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में तुम वो कर रहे हो, तुम्हारी एक क्या है स्रोत भाषा, दूसरी भाषा क्या है लक्ष्य भाषा, जिसमें तुम उसे भेज रहे हो ट्रांसलेट करके। इस अनुवाद प्रकार में अनुवाद के दो भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब जो ये वाला है ना, इसमें तुम्हें दो लैंग्वेज का पता होना चाहिए। पहले वाले में क्या था, एक ही लैंग्वेज पढ़ना था, तो तुम्हें एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए कि उसका तुम्हें डिफिकल्ट लेवल भी आए, आसान लैंग्वेज भी आए, पूरा तुम्हें उसके बारे में पता हो। हिंदी के बारे में तुमको डीप में पता हो तो तुम उसको ट्रांसलेट कर दोगे आसान भाषा में। लेकिन अब क्या है, इसमें तुम्हें दोनों भाषा पूरी प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि तुम्हें अगर हिंदी टू इंग्लिश भेजना है तो इंग्लिश पूरी आती हो और हिंदी भी पूरी आती हो, ताकि तुम उसे ट्रांसलेट कर सको। इसे ही अंग्रेजी में प्रॉपर ट्रांसलेशन कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? प्रॉपर ट्रांसलेशन। वर्तमान समय में अंतर्भाषीय अनुवाद के विशेष मांग है। अब ये क्या है, अभी के टाइम पर विशेष मांग है इसकी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है वो एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन जुड़ता जा रहा है, व्यापार जुड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, उनको हमारी लैंग्वेज से, हमारा हिंदी से उनको कोई लेना देना नहीं, कोसों मील दूर है हमसे, तो उन्हें हमसे व्यापार करना है, वो हमारे साथ कोलैब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ट्रांसलेटर के द्वारा करेंगे। विश्व भर में सृजनात्मकता तथा संज्ञानात्मकता साहित्य का प्रयास का आधार यही है। अब जो ये अलग अलग साहित्य वगैरह है, इनको ट्रांसलेट करके ही पढ़ते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अभी लास्ट वाला है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, चेंज इन मीडियम्स। अब देखो मीडियम ही चेंज कर दिया, इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या करना है। जैसे मान लो तुमने कोई चीज़ पढ़ी, वो हिंदी में है, सामने वाले बंदे को तुम बताना चाह रहे हो, मगर उस बंदे को सुना ही नहीं आता, तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे? उसको सुना ही नहीं आता, ना उसे हिंदी आएगी ना इंग्लिश आएगी, उसे कोई भाषा समझ नहीं आती, तो तुम क्या करोगे? तुमने जो पढ़ा है ना, उसको तुम एक्ट करके दिखाओगे। जैसे मूवी मान लो, नाटक मान लो, वेब सीरीज मान लो, कोई भी चीज़ है उसको तुम अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, जिसमें तुम बोल नहीं रहे, तुम लिख नहीं रहे, उसको चेंज ट्रांसलेट कर नहीं कर रहे कि लिख लिख के ट्रांसलेट कर रहे हो। अब नया तरीका अपना दिएगा, मीडियम चेंज कर दिया। अब इसको पढ़ेंगे, ये अलग है, जहाँ अंतर्भाषीय और अंतर्भाषिक अनुवाद में दो भाषिक इकाइयाँ होनी अनिवार्य है। पहले वाले जो हमने दो करे उसमें क्या है, लैंग्वेजेस जरूरी हैं, ठीक है। वहीं प्रतीकात्मक अनुवाद में दो यानी लक्ष्य पाठ भाषिक ना होकर भाषांतर होता है, ठीक है बेटा। क्या है? वर्ड्स देखो बेटा, ये बुक के वर्ड्स हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो, इनकी जगह कोई आसान शब्द आप भी लिख सकते हो, आप भी ट्रांसलेट कर सकते हो, सब्जेक्ट ट्रांसलेट है आपका। बस ये कि जो बेसिक है ना उसको समझते हुए चलो, लिख लो, इनकी हेडिंग्स चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन जो ये है ना लिखा हुआ, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये डिफिकल्ट भाषा है, इसको आसान भाषा में वहाँ पे ट्रांसलेट कर देना पेपर में, जो सब्जेक्ट ट्रांसलेशन है आपका, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरे शब्दों में कहें तो, अब ये आसान भाषा में दोबारा बता रहे हैं, भाषण पाठ जो भी आपने पढ़ा है उसके अनुवाद को भाषांतर इकाइयों में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास या कहानी का फिल्म बना देना, कोई उपन्यास है, कोई कहानियाँ है, उसको फिल्म बनाना, नाटक बनाना, धारावाहिक बना देना, होता है ना सीरियल वगैरह। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, भागवत गीता ले लो, पूरी उस पर महाभारत की कितनी मूवीज बनी हुई, कितने सीरियल्स उस पर आए हुए हैं, नाटक आए हुए हैं, पुराने ज़माने की जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी उसको ये हिंदी में दोबारा ट्रांसलेट तो नहीं कर रहे, है ना, वो क्या कर रहे हैं, उसकी मूवीज बना रहे हैं, उसके नाटक बना रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको देखें। और वो क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। जो वो बातें लिखी हुई है जो बहुत डिफिकल्ट है, संस्कृत में हमें समझ नहीं आ रही, विक्रम बेताल वाली स्टोरी ले लो, अलग अलग उस टाइम की बहुत सारी स्टोरीज है, जिन वाली, अली बाबा वाली, वो सब क्या है मूवीज के द्वारा बता दी गई, और हम देख रहे हैं, हमें देख के समझ आ रही है, मीडियम चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। यह अंतरण भाषिक ना होकर रूपांतरण होता है, चेंज कर दिया पूरी तरीके से। जैसे क्या, शरत चंद्र, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, ये सारे ही इनके नाम है, इनकी रचनाओं को फिल्म बना देना। अलग अलग विचारक है ना, बड़े बड़े जो लेखक है हाई लेवल वाले, प्रेमचंद वगैरह, शेक्सपियर वगैरह, इनकी जो रचनाएं हैं, जो जो इन्होंने बोली बातें, उनको फिल्में बना देना। इनकी फिल्में बनी हुई, लोगों ने बहुत देखी, हिट्स भी है, ठीक है। फिल्म में रूपांतरण इसका उदाहरण है। इनके नाम लिख लो बेटा, ये लिख लो, प्लस जो मैंने अभी आपको मुंह से नाम बताए वो सब लिख लो, ये सब उदाहरण में लिखेंगे। प्रसिद्ध कविताएं का
गीत में और गीत का कविताओं में बहुत सारी कविताएं उसको सॉन्ग बना दिए, गाना बना दिया, मूवी नहीं बनाई, सॉन्ग बना दिए, लोगों तक पहुंच गया वो, ठीक है। गीत या कविताएं आदि इसका विज्ञापन विज्ञापन बना दिए, मतलब एड बना दी उसकी, ठीक है। ये सब इसमें किस में आएंगे बेटा, प्रतीकात्मक अनुवाद में। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा बचा हुआ है सीमित वाला, ठीक है। पार्ट जो उसका एक वो था स्वरूप का, वो कर लिया हमने, व्यापक वाला। अब सीमित करेंगे। सीमित में क्या है, बस दो चीजें हैं इसमें, पाठ धर्मिक अनुवाद और क्या दूसरा क्या है, प्रभाव धर्मी अनुवाद। अनुवाद का सीमित संदर्भ में क्या है, अनुवाद के सीमित संदर्भ में, सीमित क्या होता है बेटा, एक कम, एडजस्ट, मतलब सीमित, बहुत बड़ा क्षेत्र ना हो, व्यापक ना हो, सीमित हो, छोटा क्षेत्र हो, इसलिए इसमें सिर्फ दो टॉपिक है छोटे छोटे, इसको समझिए। अनुवाद का सीमित संदर्भ अनुवाद केवल एक भाषा क्रिया माना जाता है जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा के अंतर्गत किया जाता है। सीमित संदर्भ में अनुवाद के दो आयाम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें किसकी बात करेंगे, एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है, स्रोत भाषा, जिसको क्या कहा जाएगा, स्रोत भाषा। संस्कृत उठा लो, संस्कृत ले लो उदाहरण में, संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन करना, और इस भाषा का नाम क्या है, लक्ष्य भाषा। एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, सिर्फ ये आएगा इसमें सीमित अनुवाद में, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो इसके प्रकार है, एक क्या, पाठ धर्म, प्रभाव धर्मी, ठीक है। इसको करेंगे। पाठ धर्मी में क्या है बेटा, अनुवाद से तात्पर्य है ऐसे अनुवाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत पाठ सर्वोपरि होता है, जिसमें क्या है, जो पहली लैंग्वेज है ना, जो मान लो संस्कृत उदाहरण ले रहे हो आप, उसको सब कुछ समझा जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ, उसका विचार क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उस पर फोकस किया जाएगा सबसे ज़्यादा। ऐसे अनुवाद में अनुवादकार से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल पाठ की प्रति ईमानदार हो, जो उसमें लिखा है ना एज इट इज उसे बताना है, उसके प्रति वो ईमानदार हो, कुछ उसमें वो चेंज नहीं करेगा, वर्ड टू वर्ड उसमें चेंज वो करेगा, उसको वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करता हुआ चलेगा। अनुवाद करते समय मूल की आत्मा को बचाएगा, जो भी उसमें लिखा है ना उसको चेंज नहीं करेगा वो के अपनी मर्जी से कुछ कर दिया, जो उसमें था एज इट इज उसमें बताना है, ठीक है। सतत प्रयास करेगा अनुवाद की, यह अनुवाद प्रक्रिया को झूठ लाने की सुविधा नहीं है। अब इसमें झूठ लाने की कोई सुविधा नहीं है, जहां से झंडा है ये, ठीक है बेटा, झूठ किसी भी प्रकार का इसमें झूठ लाने की क्षमता नहीं है, कोई भी इसमें वो नहीं है कि तुम उसको चेंज कर दो, ठीक है बेटा। लिखते वक्त कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, चलिए इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रभाव धर्मी। इसमें क्या है, प्रभाव में क्या कर रहे हैं हम, पहले वाले में क्या किया था, स्रोत भाषा को मेन माना गया था, इसमें क्या है, लक्ष्य भाषा को मेन माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, अनुवाद जैसे कि शब्दों से स्पष्ट है, पाठ के संदर्भ को केंद्र में रखकर, पाठ का जो संदर्भ निकलेगा उसको केंद्र में रखेंगे, कैसे बेटा, स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा के पाठक के समाज पर भी वैसा ही असर पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि उसे लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बनाया जाए। अब जो तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, जो तुम्हारी लैंग्वेज सेकंड है जिसमें तुम कर रहे हो, उसको इस आधार पे बनाया जाए कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको समझ आए, ठीक है। जो पहली वाली लैंग्वेज थी उसमें हल्का फुल्का चेंज करने का इसमें वो है लाइबिलिटी, तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अनुवादक को दोनों संस्कृतियों का ज्ञान एवं समझ अनिवार्य है, ठीक है। क्या है बेटा, दो लैंग्वेजेस ले रहे हो ना अब आप, तो दोनों का इक्वल ज्ञान हो, पूरा अच्छी तरह से तुम्हें उसके बारे में पता हो, समझ हो, तभी तुम उस पर चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से तुम गलत चेंज नहीं कर सकते। साहित्य के अनुवाद में विशेषता कविताओं के अनुवाद में प्रभावित अनुवाद किया जाता है। अब देखो साहित्य वगैरह का अनुवाद हो गया, विशेषताओं जो कविताएं वगैरह, इसमें ये वाला अनुवाद चलता है जिसमें तुम हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। मेन फोकस तुम्हारा किस पर होता है, लक्ष्य भाषा के ऊपर, ठीक है। पहले वाले में किस में था, स्रोत भाषा के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए खत्म हो गई ये वाली स्लाइड, इतनी थी। नेक्स्ट पार्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ये पूरा यूनिट 1 जो है खत्म हो जाएगा पार्ट 2 के अंदर। अभी भी किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो बेटा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई तो कमेंट अच्छा करके जाना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो। बाकी अभी के लिए बाय।